अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज मैं तयशुदा समय से 30 मिनट पहले आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अब से ठीक 30 मिनट बाद यानी रात में जब 8 बजेंगे, आपकी घड़ियां जब 8 बजाएंगी, उस वक्त भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देने जा रहे हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि भारत ने ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया था और हमें अचीवमेंट क्या हासिल हुई और सीज फायर के पीछे का पूरा सच क्या है। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ जानकारी प्रधानमंत्री देश को देने वाले हैं। क्या कुछ होगा उनके संबोधन में और क्या हुआ था शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच, और अब क्या हालात हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आया हूं, पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने एयर स्पेस एक दूसरे के लिए ओपन कर लिए हैं और आज कोई ताज़ा झड़प या किसी तरफ से कोई फायरिंग या ड्रोन्स अटैक या कोई ऐसे तनाव की खबर भी पिछले 20 घंटे के भीतर नहीं आई है। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन उसके पहले हम एक क्विक सारी जानकारी अपने आज के गेस्ट के जरिए लेने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। वो सीज फायर के बारे में भी बताएंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताएंगे, हमने क्या पाया, क्या खोया, वैश्विक स्तर पर भारत की क्या पोजीशन रही और आतंकवाद के खिलाफ हमारा कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है और भारत की अगली तैयारी क्या होगी अगर इसी तरह की कोई घटना हुई तो देन हम लोग क्या करने वाले। अब प्रधानमंत्री ही इस बात का खुलासा करेंगे कि सब कुछ क्यों और कैसे हुआ और इसके पीछे के कारण क्या थे, हमने अचीव क्या किया और हमारी सेना ने किस तरह का एक बड़ा महापराक्रम दिखाया है। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च किया गया था, भारत ने पहले दिन से कमिटमेंट किया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को समूल रूप से नाश करेंगे और इसके लिए जहां तक भी घुसकर वार करना पड़ेगा करेंगे, और भारत ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या बहावलपुर का एरिया, भारत ने 9 जगह एक साथ स्ट्राइक करके अपनी एरियल क्षमता का प्रदर्शन भी किया था, एयर स्ट्राइक की क्षमता भी दिखाई थी। और उसके बाद प्रत्येक रात भारत ने घुस घुस कर पाकिस्तान को, शायद ही उसके कोई ऐसे सामरिक ठिकाने रहे हों जहां पर उसने वार न किया हो। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ा अटैक मैं मानता हूं रावलपिंडी में। रावलपिंडी पाकिस्तान की सेना का जनरल हेडक्वार्टर है और स्टेडियम के पास जहां पर भारत ने अटैक किया था, वो पूरा का पूरा स्टेडियम उड़ा दिया गया था जहां पर PSL का मैच होने वाला था। और वहां से पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। तो जो यहाँ गिरा सकता है मिसाइल, वहाँ भी गिरा सकता था, जहाँ आसिम मुनीर बंकर के नीचे छिपा हुआ था। भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम में बहनों भाइयों कोई कमी नहीं की। हमें जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम भारत की सेना ने दिया है। लगातार पाकिस्तान को उन जगहों पर घुसकर मारा है कि कल्पना ही नहीं की जाए। आज तक पाकिस्तान इतना मार भी खाया नहीं होगा। दुनिया के स्तर पर भले ही प्रोपोगेंडा चल रहा हो, चाइना भले ही खुलकर पाकिस्तान के साथ हो, टर्की भले ही खुलकर साथ हो, अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल हो, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय वायुसेना ने और भारतीय फोर्सेज ने इतना मारा है इनको, इनके 3 एयर बेस पर अटैक किया है। एयर बेस पर अटैक मामूली बात नहीं होती। वहीं आपके सारे आयुध मटेरियल और वहीं पर आपके फाइटर प्लेन्स और सारी वेपनरी वहीं पे होती है। उन 3 स्टेशंस पर एक साथ अटैक करके भारत ने ये दिखा दिया कि तुम्हें यहाँ तक भी घुसकर मार सकते हैं। अब इसके बाद इस्लामाबाद और कराची ही था और हमारे पश्चिमी बेड़े ने कराची को घेर रखा था। एक आदेश मिलता, कराची फिनिश्ड। लेकिन भारत ने संयम का काम किया। वैश्विक स्तर पर जो हमारी गंभीर इमेज है, हमने उसे भी प्रोटेक्ट किया है। बहनों भाइयों, युद्ध किसी बात का अंतिम विकल्प नहीं होता। मैं ये मानता हूँ मिलिट्री का काम युद्ध लड़ना, और कोई भी युद्ध पॉलिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसका समापन होता है। वो एक राजनीतिक निहितार्थ के बाद, एक राजनीतिक हल के बाद कोई भी युद्ध हो वो खत्म होता है। और वो राजनीतिक हल कौन निकालता है? पॉलिटिकल लीडरशिप निकालती। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को 5:36 पर ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है। तब तक देश को पता नहीं था, दुनिया को भी नहीं पता था कि सीज फायर हो गया है। लोग
शुक्रवार की रात पाकिस्तान की गई बदमाशियों के जवाब के लिए शनिवार की रात पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि आज तो चांदनी होगी पाकिस्तान में, और इतनी चांदनी होगी कि ये निकलने नहीं पाएंगे। लेकिन शाम को जब ऐलान हो गया तो उसके बाद हमले रुक गए हैं। बहनों भाइयों, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और मैं भी कोई युद्ध का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन बात अगर आपकी संप्रभुता की आ जाए, आपकी एकता और अखंडता की आ जाए, आपकी धरती के भीतर दूसरे देश से आतंकवाद को फैलाया जाए, आपके निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया जाए, आपके यहाँ डर दहशत का माहौल बनाया जाए, बहनों भाइयों, ऐसे में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके कोई गंभीर और कड़ी कार्रवाई करनी है तो उससे हिचकना नहीं चाहिए। क्या अमेरिका अपने हितों की रक्षा नहीं करता? करता है। क्या चीन अपने हितों की रक्षा नहीं कर? सभी अपने हितों की रक्षा करते हैं। अगर हम अपने इंटरेस्ट में और अपने देश की एकता अखंडता के लिए पाकिस्तान क्या हमको किसी भी देश के भीतर घुसकर कोई कार्रवाई करनी हो, करनी ही चाहिए। इसीलिए सेनाएं होती हैं इस देश की रक्षा के लिए, जो भारतीय सेना ने करके दिखाया। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज कहने को तो बहुत बातें हैं बहनों भाइयों, लेकिन थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना, और मैं चाहता हूं कि एक्सपर्ट लोगों की बात आप सुन लें। पीएम की स्पीच के बाद हम इस पर चर्चा को आगे फिर बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी, और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमें ज्वाइन करेंगे, कमोडोर विजय रावत जी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कर्नल आरपी सिंह जाने माने एक्सपर्ट डिफेंस के हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैंने पहले क्विक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं मनीष शुक्ला से। मनीष जी, हमने क्या अचीव किया इस स्ट्राइक के जरिए? देखिए ब्रजेश जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादियों ने कायराना हमले में हमारे 26 भारतीयों को बलिदान किया था, तो हमारे सामने और जो परिस्थिति थी उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था कि आतंकवादी और आतंकी ठिकानों पर हमला करना। सबसे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध आयात निर्यात को रोका, उनकी इकोनॉमी घेरेबंदी की, सिंधु नदी जो संधि थी, जो सिंधु जल संधि थी, उसको रोका। साथ ही साथ जो कूटनीतिक पहल थी, सभी देशों से, जो महत्वपूर्ण देश है उनसे वार्ता की गई, और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई को केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तक ही नहीं सीमित रखा गया, बल्कि पंजाब के पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब और सिंध प्रांत तक जो इनके मुख्यालय थे जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तोयबा के, उनको नष्ट किया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए, जिसमें 5-7 तो विश्व के पटल पर उनकी मांग थी। ऐसे आतंकवादियों को मारा गया और वो नष्ट किया गया। 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। यानी जो भारत सरकार की संकल्पना थी कि जो आतंकी जहाँ से आते हैं उन मुख्यालयों को नष्ट करने की, एक पूरे विश्व में ये संदेश देने की कि भारत के अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना घटेगी तो हम सीमा कोई बाधा नहीं है, अब कोई सीमा आतंकवादियों की प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, ये संदेश पूरे विश्व को दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही था कि उस घटना के बाद रिएक्ट करना। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ, जनाजे में शामिल हुआ। 2 सवाल हैं और उसने ड्रोन्स भेजे।
तो हमारी जो एयरफोर्स है, जो हमारी सेनाएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई की, जिस तरीके से उनके 11 एयरबेस को समाप्त कर दिया और रावलपिंडी तक हमला किया, उसने एक संदेश दिया है कि भारत अब नया भारत है। कोई भी और जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, जिसको लेके तमाम सवाल है, मैं उसको भी कह देता हूं कि देखिए 1 बजे 9-10 तारीख को 1 बजे दिन में डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया, बात 3:30 बजे हुई। पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि भारत की सेनाओं का सामना नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ने कहीं किसी को बताया हो, इसके नाते से कोई ट्वीट आया हो। 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई तिरंगा यात्रा निकालने का प्लान कर रही है? आधिकारिक पुष्टि है इसकी? नहीं, देखिए वो देश स्तर पे अगर इस तरह की कोई अभी ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल, अभी आप ही लोग के माध्यम से हम लोग आज दिन भर चुकी चैनलों पे ही रहे। ऑफिशियल आप लोग को बताया गया नहीं पार्टी में भी? नहीं, अभी हम लोग के सामने नहीं आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ये कोई बड़ा विषय नहीं है। नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। पार्टी अगर पार्टी करेगी तो अभी तक प्लान नहीं है। 13 से अगर चर्चा है और पार्टी के पास संगठन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि तत्काल कोई भी कार्यक्रम और देश हित के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अगला सवाल है, अगर कोई सीज फायर होना था तो उसका ऐलान भारत की सरकार को करना चाहिए, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्यों? जी बिल्कुल, मैं उसी को मैं बता रहा था कि चूंकि जब भारत की एयरफोर्स ने, भारत की सेनाओं ने रावलपिंडी तक पाकिस्तान को दहला दिया, जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उनकी एयरबेस पर हमले हुए और उनके रनवे पट्टियां जिस तरह से नष्ट हुई हैं और वो टिक नहीं पा रहे थे, तो निश्चित रूप से अगर शाहबाज के अपने पाकिस्तान के नाम जो उन्होंने संदेश दिया है रात में 11-12 बजे, आप लोगों ने देखा होगा, तो जिस तरीके से सबको वो थैंक यू बोल रहे थे, उसी से स्पष्ट है कि वो बड़े परेशानी के हालात में थे। पर न पाकिस्तान ने किया ना भारत ने ऐलान किया। पहला ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप का ही है। 1 बजे देखिए वो क्यों बीच में आया? देखिए आप किसी राजनीतिक दल, किसी मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक की बात को मत मानिए। जो सेना के तीनों विंगों ने लगातार प्रेस वार्ता की है, उसमें क्लियर बात आई है। इसका ऐलान हमें करना था ना। मैं बता रहा हूं, 1 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत को फोन किया, भारत ने उसको उत्तर नहीं दिया। फिर 3:30 बजे जब दोनों डीजीएमओ की बात हुई है, तो उसमें पाकिस्तान का डीजीएमओ शामिल था। अब पाकिस्तान शहबाज शरीफ या उनके किसी लोगों ने अगर ट्रंप या किसी को भी उन्होंने शेयर किया हो बात और उनका ट्वीट आता है, तो कम से कम नहीं, रूबियो का ट्वीट पढ़ा आपने? उनके मेरी बात स्टेट सेक्रेटरी का उन्होंने क्या लिखा था कि पूरी रात मध्यस्थता की हमने। देखिए ब्रजेश जी, रूबियो, ट्रंप या किसी की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए भारत की जो अधिकृत प्रेस वार्ता हुई है डीजीएमओ की, उसको मानना चाहिए। और वहां वो तो ट्रंप के पास या किसी के पास जा रहे थे। देखिए, जो ट्रंप कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। देखिए ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति है। बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रूप में उनका पूरा सम्मान है, लेकिन भारत का सदैव से यह मानना है कश्मीर हमारा अपना मामला है, हम कभी किसी की हस्तक्षेप को उसको स्वीकार नहीं करते। शुक्रिया मनीष जी, थोड़ा वक्त कम है, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक क्विक रिस्पांस कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का चाहता हूं। अंशु, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पराक्रम भारत की सेना ने दिखाया है वो अभूतपूर्व है। मैं अपनी सेना की सराहना करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने जो कुछ भी अंजाम दिया। क्या हम अचीव कर पाए जो हमारा मकसद था? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जो भारत की पराक्रमी सेना है उसने जो शौर्य दिखाया उसको हम सल्यूट करते हैं और पूरे देश को उस पर गर्व है। पूरा देश जो सेना का पराक्रम है, जो शौर्य है, उस पर गर्व करता है। जिन सैनिकों ने इस संघर्ष में जान गंवाई, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आपने ओपनिंग रिमार्क में अपने एक बात को कहा कि भारतीय सेना हर तरीके से तैयार थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा विपक्ष शनिवार की रात कुचल डालती भारत की सेना। बिल्कुल, शनिवार की रात का टाइम मिलता ना तो पाकिस्तान का एक एरिया तो फिनिश था। आपने बड़ी महत्वपूर्ण, जो भी रहा हो, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे कूदा आई डोंट नो, शनिवार की रात पाकिस्तान हाफ था। आपने जो ओपनिंग रिमार्क दिया, आई एम श्योर भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार थी, हर साजो सामान से, हथियार से, और निश्चित तौर से यदि हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व होता, अगर आदेश मिलता, देखिए आपने इस बात को कोट किया है, सेना तैयार थी और पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, कोई संशय नहीं। देश के 140 करोड़ लोग, उन 26 लोग मारे गए, उनका बदला चाहते थे।
लेकिन अगर आदेश मिला होता तो निश्चित तौर से आज जब हम डिबेट कर रहे होते तो जो लेकिन ये कोई भी ceasefire युद्ध आपके का पीछे ना लिखा हुआ है, जी। यहां पर पाकिस्तान का सरेंडर लिखा होता है। पाकिस्तान उसी तरीके से आत्मसमर्पण करता। पर कोई भी युद्ध है, मैंने एक बात और भी कही थी, कोई भी युद्ध है उसका जो लॉजिकल सोल्यूशन है ना वो पॉलिटिकल ही होता है। मैं मानता हूं इस बात को। सेनाएं लड़ती हैं नहीं, और ब्रजेश सोल्यूशन जी, पॉलिटिकल होता है। ब्रजेश जी, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन जो हुआ आपको मंजूर है या नहीं? आपने एक मुझसे सवाल किया, अभी मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या हम आज अपने थोड़ा लक्ष्य समय को कम है, पा गए? थोड़ा, हाँ। क्या हम अपने लक्ष्य को पा गए? आज ये सवाल हमसे नहीं, आज पूरा देश इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से कर रहा है कि बिना लक्ष्य को पाए आपने अमेरिका के दबाव में। कौन है अमेरिका? अमेरिका हमारा मालिक है। अभी जस्ट 10 सेकंड पहले ट्रंप का बयान आया है, फिर से फिर आ गया। जस्ट अभी आया हुआ है आपके चैनल पे, मैं चाहता हूं दिखाया जाए। हाँ, तो आप ट्रंप बोलते ने हैं। कहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया है। ट्रंप ने अभी ऑफिशियली उनका वीडियो जारी हो रहा है। तो मुझे बताइए अमेरिका कौन है? जिस अमेरिका के सामने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं रुकी, 1965 में Thank you, जय sir. जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री नहीं रुके, और ये 56 इंच की बात थैंक करते यू सर, थे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा 56 कमी इंच की बात करने पीएम वाले का लोगों स्पीच की आ जाने हालत। दीजिए, फिर आपको बाकी समय आज दे देंगे। देश Thank you, का sir. सिर शर्मसार से झुकाया है मोदी Thank you, सरकार sir. ने। बहुत शुक्रिया। हम फिर से कह रहे हैं ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड में कंक्लूड सर करता अभी हूं। आज थोड़ा समय दे दें। हम फिर से रुक कह जाइए। रहे हैं कि हम सरकार के कमोडोर साथ विजय हैं। रावत, धन्यवाद सर। सेना को खुली छूट दो, सिर्फ भाषणों और बयानों में नहीं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कमोडोर विजय रावत जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने वो टारगेट खत्म किए, क्या हमने वो अचीव कर लिया जिसके लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया? और इस पूरे ऑपरेशंस को आप किस तरह से देखते हो सर? क्या है कि किसी भी ऑपरेशन करने से पहले कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं, और 3 तरह के लक्ष्य होते हैं। एक तो होता है मिलिट्री लक्ष्य, एक होता है पॉलिटिकल लक्ष्य, और एक होता है साइकोलॉजिकल लक्ष्य। अगर आप मिलिट्री लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो हमने पहले दावा किया था और अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट थी। तो जो 9 टारगेट को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और किसी और को हानि नहीं आने दिया विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, सो ये हमारा मिलिट्री टारगेट पूरा करता है। करेक्ट। उसके बाद रही बात पॉलिटिकल टारगेट की, तो पॉलिटिकल टारगेट में हमने अपना इंटेंशन पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपके टेररिस्ट और आपके टेररिज्म के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो जहां भी रहेंगे तो उनको चुन चुन के हम मार देंगे, और जैसे हमने किया ये 9 टारगेट्स में। सो इस तरह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल लक्ष्य भी अचीव हो गया। और रही बात साइकोलॉजिकल लक्ष्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि क्या है कि हमने पाकिस्तान की सेना को उन्हीं के नागरिकों के सामने बिल्कुल हमने उनको डिरेट कर दिया, हमने उनको नपुंसक बना दिया। वो जो जनता वहां पे जो पाकिस्तान के आर्मी वालों की इतनी इज्जत करती थी, मेरे ख्याल से इस 4 दिन की स्कर्मिश के दौरान सबसे मेजर अटैक आप इंडियन फोर्स का क्या मानते हैं? आर्मी है सिर्फ हवा है, ये उनके एयर बेस पर अटैक या फिर रावलपिंडी वाला? मैं मानता कौन सा हूं कि हमला जो- पाकिस्तानी सेना को ज्यादा शर्मसार कर गया? उनके मेरे ख्याल से सारे ही ये 11 जो अटैक हुए हैं एयर टारगेट्स में, एरियल टारगेट्स में अटैक हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन रावलपिंडी जो कि उनके GHQ Yes, का मैंने भी यही हेडक्वार्टर बात के सामने है और रावलपिंडी में स्थित है, वहां पे अगर अटैक करना जब करते हैं तो पूरे आर्मी उनकी हिल गई कि अगर ये रावलपिंडी तक अटैक कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। सो ये तो एक प्रॉब्लम, ये तो एक थिंग। और दूसरी बात क्या जो है सेना कि सर स्टेडियम में युद्ध बम मार विराम के सकती है, जो, मिसाइल मार ट्रंप, सकती है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको पाकिस्तान के GHQ में अटैक करने में कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर है, मैंने गूगल पे देखा, स्टेडियम से GHQ की दूरी 3 किलोमीटर। सो ये एक संदेश था उनको कि अगर हमने आपके रावलपिंडी के सामने अटैक किया है तो 3 किलोमीटर टारगेट करेक्शन देके कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और शायद ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होगा जिसके कारण उनको लगा होगा कि अब बहुत हो गया, अभी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो सीधे अमेरिका के पास भागे कि भाई कुछ करो। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का था, वो आज क्रेडिट ले रहे हैं, तो उनका तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लेने देने नहीं है। और ये पाकिस्तान अच्छा, वो चाहता आदमी है ऐसा कब क्या कि कर दे, मतलब मुद्दा चलो कश्मीर का राष्ट्राध्यक्ष है, हैं किसी उसको देश जितना के, मैं पब्लिकली नहीं इनको क्रिटिसाइज कर सकता, बट मतलब उनका बिहेवियर या उनका अजीब सा रहता है कसम टाइम।
भाई तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वो तो सही, वो सब और बातें 1000 हैं, साल उनका की हमारी बिजनेस हिस्ट्री अभी नहीं तक है, है। 75 साल की भी हिस्ट्री नहीं है। हम- पता नहीं आदमी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इनको व्हाइट हाउस वाले बताते नहीं है इस Exactly, आदमी तो- को कि नहीं बताते हैं। आई डोंट नो। शुक्रिया तो सर। वो रावत उनका साहब खैर उनका प्लीज- अंदरूनी मामला है, तो उसका प्लीज हमें कंटिन्यू कोई विद अस सर। हमारे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं और तीसरी बार वो हमारे साथ डिबेट में, और हमारे तो बड़े फेवरेट हैं। चतुर्वेदी साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद। उस दिन तो बस कयामत की रात थी, शनिवार की रात, पर ये कयामत की रात पाकिस्तान पर टल गई सर। मन में कोई कसक है? नहीं 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 चली। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ये दोनों, जैसा कि कमांडर रावत ने बताया, दोनों मीट हुए। उसके बाद क्या हुआ, हमने एक, आप भूल रहे हैं, जो 7 तारीख की शाम को विक्रम मिस्री ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था, अब एस्केलेशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे जी। है। पाकिस्तान ने अपने कॉस्ट पे किया, और उसके एवज में जो अगले 2 दिन हुआ, हमने उनकी पूरी जो कैपेबिलिटी थी उसको इतना डिग्रेड कर दिया कि अगले कुछ महीनों तक वो फौज नहीं काम कर सकती। इसमें एक और जो हुआ है, क्यों अमेरिका और क्यों चाइना का इसमें क्या उद्देश्य, वो भी आप जान लीजिए। जो आपने बोला नूर खां बेस का, नूर खां बेस जो है वो बेस डिस्ट्रॉय हुआ है। बेस डिस्ट्रॉय हुआ, उनका वो लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब है। उसी के पास उनके किराना हिल में जो है न्यूक्लियर एसेट्स हैं। ये जो एक खतरा आ गया। दूसरा जो जेकोबाबाद में हुआ है, उसके पास में चगाई हिल है। चगाई हिल में जो बेस है, अगेन दूसरा न्यूक्लियर एसेट्स का एक उनका बेस है। हाँ, रईस तो यार वो खान आज करके, भी यार अमेरिका के के- करके कुछ है, जिसके सेटलर- रनवे अच्छा, पे तीसरा ब्लास्ट ये जो- हुआ है, जिसका रनवे ही उड़ गया पूरा, 20 फीट वो गड्ढा रहीम हुआ यार था। खान, रहीम यार खान, रहीम यार खान, वो यार साउथ खान। में है थोड़ा सा। तीसरा, ये जो आकाश तीर आपका था और जो सैटेलाइट आपका नाविक के थ्रू हुआ, कुछ किसी को खबर ना अमेरिका को लगी ना चाइना को कि हम कैसे उड़ा रहे हैं उनके, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा अपना पूरा सिस्टम है। तो ये जो हमारा है, ये इसी की वजह से लगा अमेरिका को भी, लगा चाइना को कि वो और एक्सपोज होंगे, इसलिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव तो हो गए थे। हमने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है जिसको हम नहीं। सर लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं स्पीच देने। आप बताइए कि हमारी सेना का पराक्रम कैसा रहा और हमने पाकिस्तान को कैसे कुचला, और किस अटैक को आप सबसे बड़ा अटैक मानते हो सर, कि जहां ठोक दिया इनको, ठीक से कुचल डाला इनको। उनके जो, देखिए, हमारे हर अटैक को मैं कम नहीं आंकता हूं। पहली चीज, आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था टेररिज्म का, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले उनको 6 से 8 महीने लगेंगे उसको बनाने में। 11 आपने जो एयरफील्ड्स पे किया, आपने रहीम यार खां का जिक्र किया। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं आपको बताता हूं, उसको बनाने में इनको कम से कम 7 या 8 दिन लगेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ उस पर लैंड कर सके। लेकिन वो पूरी तरह इफेक्टिव होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो जो उनकी एयरफील्ड्स हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। उनका जितना जो सिस्टम था जो एडी का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। उनका जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये चीजें जो है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और जैसे रावत साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी फौज को ये दिखा दिया उनके लोगों के सामने कि इनको जो तुम अपना खैरख्वाह मानते थे, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। सर पाकिस्तान की मिलिट्री का कैपिटल रावलपिंडी में ही है ना? जी बिल्कुल। और पिंडी में ही आपने मारा है उनको? बिल्कुल सर मैं उसको सबसे बड़ा टारगेट मानता हूँ। आई डोंट नो कि मेरे से बहुत से लोग सहमत नहीं है, मैं पिंडी के हमले को सबसे शानदार अटैक मानता हूँ सर। सरगोदा एक उनका पीएएफ का हेडक्वार्टर है जी, जो पीएएफ का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान एयरफोर्स का, सरगोदा है। ओके। तो सरगोदा को भी आपने ठोक दिया। चिनियान में जो उनका रेडार स्टेशन है उसको ठोक दिया आपने। लाहौर में, पसरूर में, सियालकोट में जो उनके रेडार स्टेशन से सब खत्म हो गए। चाइना को भी बुरा लग रहा है क्योंकि उनका HQ-9 जो उनकी मिसाइल, जो उनकी एडी सिस्टम था, वो फेल हो गया। उनकी जो P-15 नहीं, जो मिसाइल है वो भी तो हमारे ऊपर दागी थी, जिसको हमने सिरसा के ऊपर, हरियाणा के ऊपर इंटरसेप्ट करके गिरा लिया था। फतेह मिसाइल, तो उसको हमारे जो हमारे इसी में फतेह तो मध्य रेंज की है ना, मिडिल रेंज वाली है ना? जी वो 700 से 400 से 700, हाँ, 400 किलोमीटर फतेह 1 है तो 700 है, फतेह 2 है तो 400 मीटर उसकी रेंज है। Okay. और उसके पहले ही उसको हम लोग ने मार के गिरा दिया
क्योंकि हमारा इसमें जो बाराक 8 है उसने इसको गिराया है। तो हमारा जो ये एक सिस्टम है, ये इसकी वैलिडिटी दुनिया भर में अब ये सबको पता चल गया कि हिंदुस्तान को आप दबा नहीं सकते हो। ऑल राइट सर, शुक्रिया सर। मेरे साथ कर्नल आरपी सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, बहुत जाने माने डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, सैल्यूट है आपको। बताइए, हमने वो अचीव कर लिया या नहीं किया, क्या रहा, आप इसका क्या स्टेटस मानोगे? नहीं, अचीव नहीं किया, ये तो प्लस हो गया। हमारा अचीवमेंट जो था वो केवल टेररिस्ट के खिलाफ था, उससे ज़्यादा चला गया। बल्कि अब इसमें जो है हमारा जो एक तरह से कह लीजिए कि हमने जो 9 टारगेट्स लिए थे, बल्कि उनके हमने करीब 12 टारगेट छोड़ दिए थे अगली बार के लिए, तो हमने तो इससे ज़्यादा ले लिया। इन्होंने खुद अपने मर्जी से मांगा कि हमारे ऊपर जो है कुछ ना कुछ हरकतें जो उन्होंने की थी उसका हमने रिप्लाई दिया है, रिस्पांस दिया है। पहले दिन थोड़ा दिया था, लेकिन जब उन्होंने ज़्यादती बढ़ा दी तो हमने उनके एयर बेसिस को ख़त्म किया। बल्कि जो आप कह रहे थे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, चतुर्वेदी सर ने आपको पहले ही बता दिया है, 3 सेंसिटिव टारगेट जो हमने हिट किए हैं, रावलपिंडी, सरगोदा एंड कराची, ये 3 सेंसिटिव टारगेट नेवी ने पूरा ब्लॉक कर रखा है। एयरफोर्स ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया इनका। चाइना और टर्की के जितने भी ड्रोन थे काम नहीं कर रहे हैं, उनके बिल्कुल फेल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो हुई है भारत के लिए, आपको मैं बताता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, जितने भी इंडिजनाइजेशन वेपन और सिस्टम हमारे इक्विपमेंट थे सब 100% काम किए हैं और हमको बहुत अच्छा फील्ड फायरिंग रेंज मिला। पाकिस्तान के ऊपर रेंज का हमने इस्तेमाल किया, उनके ऊपर एक एक मार करके हमने उनको गिरा करके ध्वस्त कर दिया है। दूसरी चीज, वहाँ की जो इंटरनल प्रॉब्लम थे उनको घटने टिका दिए। तीनों के तीनों बलूचीज, तालिबान और आपके खैबर पख्तून वाले जो, ये तीनों के तीनों उनके पीछे जाके पढ़ करके वो गए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, भारत का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो असली चीज फीड कर रही थी, ये हालत है। उनकी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने सूडान के उठाए हुए हैं, उन्होंने अपने दूसरे कुछ वीडियो 2-2 साल पुराने उठाए हुए हैं, उसको दिखा रहे हैं। जो भारत के असली जो है उसको जो है कंटिन्यू विद अस सर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। बस महज 120 सेकंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर स्क्रीन पर होंगे और वो एड्रेस करेंगे। मैं कमोडोर रावत को दोबारा से आमंत्रित करता हूं। सर, जो वेपनरी इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के द्वारा, उसमें से अधिकांश चाइनीज़ वेपनरी थी, वो चाहे वो एरियल कॉम्बैट में हो, चाहे वो किसी में भी रही हो, किसी परिप्रेक्ष्य में, या उनकी मिसाइल्स भी जो रही हों। चाइनीज़ वेपनरी कितनी क्रेडिबल निकली या फिर फेल्ड रही? देखो, जिस तरह से उनको हमने आघात पहुंचाया है, जिस तरह से हमने बड़े आराम से उनके सारे मिसाइल्स को, ड्रोन्स को हमने डाउन किया है, तो ऐसे लगता है कि जो उनके पास वो टर्किश ड्रोन्स थे टर्की से, और जो उनके पास चाइनीज़ मिसाइल्स थी, वो मेरे ख्याल नाकामयाब रही। और इसका मतलब ये भी बनता है कि हमारा जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ही महफूज था और बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपना रोल निभाया। सर, एक बात मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा मुझे बताइए, ये इतने ड्रोन्स कैसे आ गए जम्मू तक, श्रीनगर तक? इतना लंबा कोई ड्रोन कैसे ट्रेवल कर लेगा? ऐसा है कि जो ड्रोन्स उन्होंने इनिशियली लॉन्च किए थे वो सारे सोंगर ड्रोन्स थे, जिनकी रेंज 10-15 किलोमीटर है, और वो ड्रोन्स को लॉन्च किया होगा हमारे आईबी और एलओसी से 2-3 किलोमीटर पहले। यही और ये जो ड्रोन्स हैं, ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, तो इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये रडार से भी नीचे फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सारे ड्रोन थे ये सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन थे और किसी में भी आर्म्ड कैपेबिलिटी नहीं थी। जो एक और ड्रोन था इनका, जस्ट मुझे लगता है पैनिक क्रिएट करने के लिए उड़ाया है, जो टर्की से लाए हैं। कुछ एक आर्म्ड थे, लेकिन एक तो पैनिक क्रिएट करने के लिए अधिकांश सर्विलेंस वाले ही उनको ये भी लग रहा नहीं। होता क्या है कि उनको पता है हमारे सिस्टम के बारे में, एक आकाश मिसाइल की कीमत कितनी है, एक S-400 ट्रायम्फ की कीमत कितनी है मिसाइल की, और वो ये सोच रहे थे कि हम इतने ड्रोन भेज के इनके एयर डिफेंस को करेंगे सैचुरेट, और ये सारे अपने मिसाइल दागेंगे, गन्स भी लगी होती है सर, जब ये थक जाएंगे और इनकी मिसाइल्स। अगर ऐसा सोच रहे तो मैं तो उनको महामूर्ख मानता हूं।
ऑल राइट सर, शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा सर। अगले कुछ सेकंड के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, लेकिन उसके पहले वीरेन जी भी हैं। वीरेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, गो अहेड। देखिए, पहलगाम की जो आतंकी घटना थी उसका बदला हमने तो ले लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी प्रधानमंत्री आएंगे, उससे पहले इस बात को पूरा देश जानता है कि इस बार पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरे भारत के एक एक जन बच्चे ने समर्थन दिया था, हिंदू मुसलमान ने समर्थन दिया था, गरीब अमीर ने समर्थन दिया था, और ये कहा था कि अब की बार जो आर पार हो सके वो कर दो, क्योंकि ये देश ये रोज रोज कोई सुई चुभाए, रोज रोज कोई खटमल खून चूसे, इससे अच्छा है कि इसका एक बार में पूरा इलाज होना चाहिए। उसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत थी। 5 दिनों तक दुनिया देखती रही, चीजें चलती रही। हम लोगों ने सोचा कि आज की रात भारत अपना काम पूरा कर देगा ठीक से, और सवेरे रक्षा मंत्री बयान देंगे कि काफी ठीक ठाक काम हुआ है, लेकिन अभी और ठीक ठाक काम होना बाकी था। जिस